हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ऐसे ही अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें। आज का वीडियो एमसीक्यूज ऑफ डीएचए, प्रोमेट्रिक, बोनेट एंड सीसीएसटी के ऊपर है और ये बिल्कुल भी फेक एमसीक्यूज नहीं है, ये वहीं की साइट से लिए हुए एमसीक्यूज हैं। और अगर आपको मेरे ये एमसीक्यूज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो जिस पे आगे भी चाहिए या नहीं, क्योंकि जब तक आप नहीं लिखेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं लेकर आऊँगी डीएचए या बोनेट प्रोमेट्रिक के ऊपर, क्योंकि इनके एमसीक्यूज बहुत इजीली वे में नहीं मिलते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इनको निकालने के लिए। तो देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वुड नॉट बी कंसिडर ए साइन एंड सिम्टम ऑफ एयर एम्बोलिज्म इन पेशेंट ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस। मीन्स कि जब किसी पेशेंट की हीमोडायलिसिस हो रही है, दैट टाइम अगर किसी पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म हो जाता है, मीन्स कि एयर आ जाती है डायलिसिस के समय, तो कौन सा साइन और सिम्टम्स नहीं ऑब्जर्व होगा। जैसे साइनोसिस क्या है, इसमें क्या हो जाता है, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे बॉडी का कलर कैसा हो जाता है, ब्लू या पर्पल कलर का। तो ऐसा हो सकता है। टाइटनेस ऑफ चेस्ट, यस हो सकता है। फॉर्म इन ब्लड ट्यूबिंग, मतलब बुलबुले हो जाएं ब्लड ट्यूबिंग में, यस हो सकता है। लेकिन जो नहीं हो सकता वो क्या है, जॉइंट पेन। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम रिलेटेड टू क्रोनिक किडनी डिजीज़। कौन सा साइन और सिम्टम जो है वो क्रोनिक किडनी डिजीज़ से रिलेटेड है। तो इम्पोर्टेंस, डायरिया, लॉस ऑफ विजुअल एक्टिविटी या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर है पहले वाले का डी एंड सेकंड वाले का भी डी आंसर होगा। इनमें से अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखें, मैं ज़रूर आंसर दूंगी, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं एक एक चीज़ समझाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फास्ट बिकमिंग द मेन क्लिनिशियन इन मैनी ऑफ द एक्यूट एंड क्रोनिक डायलिसिस सेटिंग फैसिलिटी टूडे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा फास्ट बिकमिंग द मेन क्लिनिशियन वाला पॉइंट है जो कि कहाँ रहेगा, एक्यूट और क्रोनिक डायलिसिस सेटिंग के समय रहता है आज की डेट में। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके लिए हमें क्लिनिशियन को ज़रूर चेक कराना रहता है। आरएन रजिस्टर्ड नर्स, या एज रिलेटेड डिग्रेशन मैकेनिज्म, या लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स। तो इनमें तो हमें किसी क्लिनिशियन के पास जाने की, अगर कोई एक्यूट फेलियर वाला पेशेंट है या क्रोनिक फेलियर वाला पेशेंट है तो वो इसके लिए क्लिनिशियन के पास तो नहीं जाएगा। जो जाने वाला चीज़ है वो क्या है, एक्यूट फॉस्फेट नेफ्रोपैथी, जिसे एपीएन के नाम से। जब मैंने ये एमसीक्यूज़ वहाँ से उठाया था साइट से, तो वहाँ पर एपीएन दिया हुआ था, पूरा फुल फॉर्म नहीं दिया था, मैंने इसको खुद बना के लिखा है। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको वहाँ पे जो ऑप्शन है एपीएन, आरपीएन, आरएन, एआरडीएम और एलपीएन के नाम से मिलेंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, एपीएन। एपीएन क्या है, एक्यूट फॉस्फेट नेफ्रोपैथी है और ये क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें पेशेंट को क्लिनिशियन के पास जाना ज़रूरी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ डायबिटीज़ इज़ कंसिडर फॉर द रीनल फेलियर पेशेंट। कितना मतलब परसेंटेज डायबिटीज़ का कंसीडर किया जाता है रीनल फेलियर पेशेंट के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना है, 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लेकर आते हैं तो ये बता रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर द मोस्ट करेक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर कंटिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि पूरी तरीके से करेक्ट मतलब डिस्क्राइब करता है कंटिन्यूसली क्वालिटी इम्प्रूवमेंट को। तो इसका देखिए, मैं इधर उधर ना जाके मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर बी है, जो कि ये बताता है कि अ रूट फॉर लुकिंग, एक रास्ता जिसे हम देख रहे हैं, चल रहे हैं, और जिस सिस्टम को हम वर्क कर रहे हैं उसको क्या करें, उस सिस्टम में प्रॉब्लम को फाइंड आउट करें और फाइंड आउट करके उस प्रॉब्लम को ठीक करके उसको फिक्स करें कि जिससे कि ये हमारी आगे ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड नॉट बी करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, फॉर एजुकेशन फॉर द पेशेंट, पेशेंट की एजुकेशन के लिए, विद किसकी एजुकेशन के लिए, सेंट्रल वीनस कैथेटर के जिन पेशेंट के सेंट्रल वीनस कैथेटर पड़ा होता है उन पेशेंट की एजुकेशन के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है। तो देखिए, इनमें से 3 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन अभी मैं क्योंकि बहुत बड़े बड़े ऑप्शन है तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता देती हूँ। राइट आंसर है ए,
इसका मतलब क्या है, इसमें पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट सोचते हैं, ए पेशेंट शुड बी टॉट दैट, पेशेंट सोचते हैं कि इट इज़ द मेडिकल फैसिलिटीज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर उनको सेंट्रल वीनस कैथेटर पड़ा हुआ है तो पेशेंट सोचते हैं कि ये जो भी मेडिकल फैसिलिटी वाले जिन्होंने मुझे ये कैथेटर डाला है अस्पताल में, ये उनकी ड्यूटी है कि ये उसको देखें और डायलिसिस के समय यूज़ करें, और अगर ये निकल रहा है तो अगर ये निकल भी रहा है या ब्लड भी आ रहा है तो वो देखें, मैं ना देखूँ। ठीक है, तो ये चीज़ जो है गलत है। जैसे कि इसमें बताया जा रहा है, पेशेंट सोचते हैं कि ये जो मेडिकल फैसिलिटेटर है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट द पेशेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये पेशेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस चीज़ को श्योर करना कि दैट ओनली डायलिसिस पर्सनल यूज़ दिस कैथेटर, कि ये केवल डायलिसिस पर्सन ही इस कैथेटर को यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो अब किस तरीके से कैथेटर को यूज़ करना है? अगर हमने किसी पेशेंट को कैथेटर डाल दिया तो इसको पेशेंट को हमें बताना है कि भाई इसके लिए तुम भी रेस्पॉन्सिबल हो। लेकिन बहुत सारे पेशेंट ये सोचते हैं कि नहीं, अगर इसमें से ब्लड भी आ रहा है या कुछ भी कैथेटर में हो रहा है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? पूरी तरीके से हॉस्पिटल वाले, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब द डायलाइजर, इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइबिंग करता है डायलाइजर को? जैसे कि नंबर 1 है अ मेम्ब्रेन दैट इज बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट फ्लो ट्रांसड्यूसर, एक मेम्ब्रेन जो कि ट्रांसड्यूसर के थ्रू क्या करती है, इनपुट और आउटपुट फ्लो कराएगी। देन दूसरा क्या है, मेम्ब्रेन दैट इज इंक्लूडेड इन द वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, वो मेम्ब्रेन जो कि वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम में इंक्लूड होती है। या थर्ड ऑप्शन है ए मैन्युफैक्चर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि कंटेन करती है प्लास्टिक सपोर्ट स्ट्रक्चर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सी, क्योंकि हमारा जो डायलाइजर है वो क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो फाइबर्स होते हैं कैपिलरीज, और ये कैपिलरीज किस में बाउंड होते हैं, एक प्लास्टिक ट्यूब में। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गोल व्हेन द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन हैज़ प्रपोज 6 गोल, इनमें से कौन सा गोल नहीं है जब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ने 6 गोल को प्रपोज किया था फॉर द 21st सेंचुरी में, हेल्थ केयर के सिस्टम में? तो इनमें से जो गोल नहीं है वो कौन सा नहीं है 6 गोल में से? डी, ये जो गोल था ऑन टाइम इंश्योरेंस बिलिंग, ये वाला गोल 21st सेंचुरी में हेल्थ केयर सिस्टम ने नहीं रखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वे कंसिडर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपेरिन ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस, इनमें से कौन सा वे जो है कंसीडर किया जाता है हेपेरिन को देने के लिए ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस? तो जो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, एक मिनट, डी, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि हम रूटीन हेपेरिन भी चलाते हैं हीमोडायलिसिस में, बोलस भी देते हैं, टाइट हेपेरिन थेरेपी भी यूज़ करते हैं, और रूटीन बोलस और रूटीन कंटिन्यूसली ये भी एक साथ यूज़ करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी कंसिडर द मोस्ट करेक्ट रिगार्डिंग द पेरिटोनियल डायलिसिस, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा मतलब पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए सही बताता है, अच्छा है? तो इसका जो आंसर होगा, उसकी अगर मैं बात करती हूँ तो इसका जो आंसर है वो होगा, पेरिटोनियल डायलिसिस अलाउ द किडनी फेलियर पेशेंट, सबसे पहले कि पेरिटोनियल डायलिसिस अलाउ करती है किडनी फेलियर पेशेंट को फिट देयर ट्रीटमेंट इनटू देयर डायलिसिस लाइफ एंड कंसीडर मोर वर्क फ्रेंडली, मतलब किडनी फेलियर पेशेंट को अलाउ करेगी और साथ के साथ ये क्या बताएगी, उनको ट्रीटमेंट के थ्रू फिट करेगी और जो जनरल लाइफ है उसको वो फ्रीली जी सकें, फ्रीली वर्क कर सकें। ठीक है, तो ये जो इसका जो आंसर है वो 10 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन एन आर्टीरियोवीनस शंट एंड आर्टीरियोवीनस फिस्टुला, मेन जो डिफरेंस है आर्टीरियोवीनस शंट में और फिस्टुला में वो क्या है? सबसे पहला ऑप्शन इसने दिया है ABF रिक्वायर एक्सटर्नल ट्यूब, ABF जो होता है ये एक्सटर्नल ट्यूब की ज़रूरत होती है। सेकंड दिया है ABS इज़ एंटायरली विद इन द आर्म, ABS पूरी तरीके से आर्म में बना एंटायरली रहता है। ABF इज़ एंटायरली विद इन द, अब एक ABS एंटायरली हो गया, एक ABF एंटायरली हो गया।
नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन दिया है इसने डी, ABF इज मोर लाइकली बिकम, ABF जो होता है आर्टीरियोवीनस फिस्टुला जो होता है, ये जल्दी ही क्या हो जाता है, क्लॉटेड हो जाता है और इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ऐसा कोई डिफरेंस तो ABS और ABF में नहीं होता। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ABF इज़ एंटायरली विद इन द आर्म। अब इसका मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। अगर ABS की बात करते हैं तो ABS में हम एक्सटर्नल ट्यूब यूज़ करते हैं, मतलब बाहर से एक ट्यूब लेते हैं और इस ट्यूब को, मान लेते हैं एक ट्यूब हमने ली और इस ट्यूब का कनेक्शन हम आर्टरी और वेन से कर देते हैं। तो ये हमारे अब क्या हुआ, ABS में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एक्सटर्नल ट्यूब यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे आर्म से रिलेटेड नहीं हुई। लेकिन अगर ABF की बात करते हैं तो ABF में हम अपने ही जो हमारी आर्म है उसी का हम वेन ले रहे हैं और उसी की ही आर्टरी ले रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ABF एंटायरली विद इन द आर्म। व्हाट इज़ द हाइपर विजिलेंस, हाइपर विजिलेंस क्या है, सेफ्टी मैनेजमेंट है या पेशेंट फील मोर ऑन गार्ड, पेशेंट बहुत अपने लिए मतलब बहुत सेफ फील करता है, या पेशेंट अवेयर ऑफ फेथफुल पर्सन, पेशेंट अवेयर रहता है कि उसके सराउंडिंग में जितने भी, कौन से पेशेंट जिनको जो ट्रॉमेटिक इवेंट से गुजर चुके हैं, जैसे ट्रॉमा, जैसे किसी के साथ रेप हो जाए या किसी के घर में कोई किसी के सामने, किसी बच्चे के सामने उसके माँ बाप को मार दो, या कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे कि मेंटली डिस्टर्ब हो जाए कोई भी पर्सन। तो ऐसी सिचुएशन में जिसको हाइपर विजिलेंस में क्या रहता है कि पेशेंट अवेयर रहता है, क्या फेथफुल, मतलब वो सोचता है कि मेरे साथ में जो लोग हैं वो फेथफुल लोग हैं, ठीक है, तो वो अवेयर रहता है कि कौन मेरे लिए फेथफुल है और कौन मेरे लिए नहीं फेथफुल है। तो इसका जो आंसर है ऑल ऑफ द एबव होगा या इनमें से कुछ एक होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। क्योंकि जब हाइपर विजिलेंस सिचुएशन होती है तो यहाँ पर क्या होता है, सेफ्टी मैनेजमेंट है ट्रॉमा पेशेंट का, साथ के साथ ये हाइपर विजिलेंस में पेशेंट जो है फील करता है बहुत सेफ। इसके अलावा पेशेंट अवेयर होता है कि उसके सराउंडिंग में फेथफुल पर्सन हैं या नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट आते हैं 13 क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ हाइपर एरोजल, हाइपर एरोजल का मतलब क्या है, तो इसका जो आंसर होगा वो मैं सीधे बता देती हूँ, इसका आंसर ई होगा। इसमें क्या होता है, ये भी ट्रॉमा पेशेंट के लिए है। जैसे कि मानिए एक तो कंडीशन हो गई हाइपर विजिलेंस जिसमें पेशेंट की सेफ्टी से रिलेटेड है। अब हाइपो एरोजल में क्या होता है, पेशेंट फील फियर, मतलब कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ और पेशेंट क्या फील करेगा, पेशेंट डर फील करता है, पेशेंट को एंजाइटी हो जाती है डर की वजह से, पेशेंट फील सम काइंड ऑफ डेंजर, पेशेंट को हमेशा एक खतरा बना रहता है। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर एरोजल। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे पेरिटोनियल डायलिसिस डिफर फ्रॉम हीमोडायलिसिस, इनमें से किस वे में पेरिटोनियल डायलिसिस जो है वो हीमोडायलिसिस से डिफर है। तो स्टेराइल डायलिसिस इट नॉट रिक्वायर्ड फॉर PD, स्टेराइल डायलिसिस PD के लिए ज़रूरी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रहा है, PD रिक्वायर बोथ वास्कुलर एक्सिस और एब्डोमिनल एक्सिस, नो, PD के लिए वास्कुलर एक्सिस और एब्डोमिनल एक्सिस ज़रूरी नहीं है। PD कैन नॉट डू एट होम, PD होम में कर सकते हैं, तो ये भी आंसर सही नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, PD एक्सिस इज बाई इंट्रा एब्डोमिनल कैथेटर, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी। नेक्स्ट है, विच मॉडल्स ऑफ ट्रांसमिशन आर कॉजेज ऑफ इन्फेक्शन इन रीनल फेलियर पेशेंट, कौन से जो मोड्स हैं, मॉडल्स नहीं है सॉरी, कौन से जो मोड्स हैं जो कि जिनके थ्रू रीनल फेलियर पेशेंट में इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, डी, कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। यस, किसी के अगर हम रीनल फेलियर जैसे हेपेटाइटिस बी का कोई पेशेंट है, हम उसको छूकर आए और हमने नॉर्मल पेशेंट को छील लिया तो इन्फेक्शन कर सकते हैं। या हम किसी पेशेंट को टीबी हो रही है और वो किसी पेशेंट को टीबी हो रही है और वो किसके पास आ जाए,
दूसरे पेशेंट के पास आ जाए, या नॉर्मल पेशेंट को टीबी हो रही है वो उस पेशेंट के पास आ जाए तो हो सकता है उसको इन्फेक्शन। तो ये एयरबोर्न ट्रांसमिशन में भी आ सकता है, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन और कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। ये तीनों ही मोड इन्फेक्शन के होते हैं रीनल फेलियर पेशेंट में। कैसे कैसे होते हैं ये मैं आने वाले वीडियोज़ में इनके जो मोड्स हैं ये ज़रूर आपको बताऊँगी, लेकिन फिर भी अगर पढ़ना हो तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में, मैं ज़रूर बता दूँगी। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व ऑब्स्ट्रक्शन। पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व ऑब्स्ट्रक्शन क्या है? सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है नैरोइंग और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरेथ्रा इफेक्ट्स ओनली बॉयज़ ट्रीटेड बाय सर्जरी। ये यूरेथ्रा का वो ऑब्स्ट्रक्शन और नैरो हो जाना है जो केवल बॉयज़ को इफ़ेक्ट करता है, जो ट्रीट किया जाता है सर्जरी के द्वारा। या ऑब्स्ट्रक्शन है यूरेथ्रा में जो कि इफ़ेक्ट करता है गर्ल्स को। या ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन जो कि डायग्नोज होता है बेबी के बर्थ से पहले, या जैसे ही बेबी बर्थ कर जाता है, पैदा हो जाता है, उसके बाद तुरंत हमें डिफाइन होगा कि मतलब पता चलेगा कि भाई इसका जो यूरेथ्रा है वो क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है या इसमें ये नैरो है। ठीक है। फोर्थ इसका ऑप्शन है इट इज़ ए किडनी डिजीज़ ऑफ चिल्ड्रन प्रेजेंट एट बर्थ। ये क्या है? किडनी डिजीज़ है किनकी? चिल्ड्रन की, जो कि बर्थ के समय प्रेजेंट होती है। तो ई ऑप्शन दे रखा है ए सी डी, इसका आंसर ए होगा, मतलब इसमें दे रखा है ए सी और डी होगा, या फिर बी सी और डी होगा। तो देखिए इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ए सी एंड डी। हाँ, नैरोइंग ऑब्स्ट्रक्शन होता है जो कि यूरेथ्रा का, जो कि इफ़ेक्ट करता है केवल बॉयज़ को, और ये सर्जरी के द्वारा ट्रीटेड होता है। ये गर्ल्स में कभी इफ़ेक्ट नहीं करेगा। सी ये डायग्नोज होता है या तो बेबी की बर्थ से पहले या फिर बेबी तुरंत पैदा हो जाए। ये किडनी डिजीज़ है किनकी? बच्चों की। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा हमारा? राइट, ई। तो ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।